Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Whenever you are listening to this lecture, please accept my greetings. So, in previous class, we have studied about the Silk Route and why people are migrating from one region to another. In this class, we will continue from the remaining topic of the part one. First of all, I would like to tell you that this chapter is divided into four sections, and these sections are: first, the pre-modern world; first, the pre-modern world; pre-modern world. After that, we will discuss about द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे कि 19th सेंचुरी के समय 19th सेंचुरी के समय जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो किस तरह से डेवलप हो रही थी, और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1815 से आपका 1914 तक। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूरिंग द वॉर। अब इस समय क्या हुआ, 1914 से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो जाता है। तो फिर थर्ड पार्ट होगा इंटर वॉर इकोनॉमी, इंटर वॉर इकोनॉमी, इंटर वॉर इकोनॉमी। और ये आपका लगभग चलेगा, ये बात मान करके चलिए कि जब तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हो जाता है। तो 1914 से लेकर के आप ये मान के चलिए, इसमें आप ग्रेट रिसेशन के बारे में और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद से फोर्थ पार्ट आपका शुरू होगा। फोर्थ पार्ट शुरू होता है रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, रीबिल्डिंग द बिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये पोस्ट वॉर एरा की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर हम आईएमएफ की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो ब्रिटेन वुड्स कमीशन आपका आया था उसकी बात करेंगे यहाँ पर। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की यहाँ पर बात करेंगे। तो ये तो वर्ल्ड इकोनॉमी की ये बात की बात है। तो ये चीज जो है ध्यान समझिएगा, ये जो सेक्शन आपने देखा था ये है आपका एंशियंट वाला, एंशियंट पार्ट है ये। ठीक है, एंशियंट पार्ट प्लस मेडिवल वाला हिस्सा हो जाता है, मेडाइवल वाला हो जाता है। और ये जो सेक्शन आप देखते हैं ये मॉडर्न टू प्रेजेंट है, ये मॉडर्न टू प्रेजेंट है, मॉडर्न टू प्रेजेंट है। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो आप देखते हो और प्रेजेंट की सिचुएशन जो आप देखते हो वहां तक आपको ये लेकर के जाएगा। तो इसका अगर आप मोटा मोटा हिस्सा निकालेंगे तो इसके दो सेक्शन में एंशियंट मेडिवल एक कर दिया है और मॉडर्न प्रेजेंट एक कर दिया है। ठीक, और इसको और इजी करने के लिए सब सेक्शन चार में इसको डिवाइड करते हैं, और इन सब सेक्शन के भी बहुत सारे सेक्शंस हो जाते हैं बेटा। ठीक है, वही हम एक एक करके देख रहे हैं। तो अभी हमारा चल रहा है पहला वाला सेक्शन, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के पहले की बात चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहला सेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर आप अभी आपने देखा था ट्रेडर्स के बारे में, देखा था लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में आपने देखा था। अब इस सेक्शन में आप देखेंगे फूड के बारे में। अब फूड क्या है, तो ये फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक लोगों का पेट नहीं भरा रहेगा तब तक प्रॉब्लम आती रहेंगी। ठीक, सबसे पहली जरूरत लोगों को फूड की ही होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे यूरोपियन नेशंस का, यूरोपियन नेशंस में किस तरह से फूड की स्कार्सिटी रही, किस तरह से प्रॉब्लम्स आई, और नए नए फूड का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सुनिए बेटा बात को। पहले इस चीज को समझने के लिए आप एक कंसेप्ट समझिए। फूड जो होता है वो कल्चर के एक्सचेंज का एक साधन होता है। फूड जो होता है वो कल्चर के एक्सचेंज का एक साधन होता है। कैसे समझेंगे यहाँ पर, जैसे आज के डेट में आप देखिए, आप साउथ इंडियन फूड खाते हैं, यहाँ पर साउथ इंडियन फूड खाते हैं। तो जब भी हम साउथ इंडियन फूड बोलेंगे या फिर साउथ इंडियन डिश बोलते हैं, और हम खाते हैं इसे कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पर खाया हमने इसको, नॉर्थ इंडिया में। तो एक कल्चर का कल्चर का अगर आप देखोगे तो एक एक्सचेंज मिल रहा है। जैसे आप खाओगे इडली, आप खाओगे सांभर, आप खाओगे डोसा, डोसा सांभर खाते हो। तो ये एक तरह से कल्चर का एक्सचेंज है किसके बीच में, इंडिया और नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में हो जाता है। उसी तरीके से जब नॉर्थ साउथ इंडिया में कोई वहां पर जाकर के लिट्टी चोखा खाएगा, क्या खाएगा बेटा, लिट्टी चोखा खाएगा, तो उसे
किस कल्चर के बारे में पता चलेगा बेटा? नॉर्थ इंडिया के बारे में पता चलेगा। तो ये एक तरीका हो जाता है, फूड भी एक मेथड है, एक तरीका है, जिससे कल्चर के एक्सचेंज के बारे में पता चलता है। समझ में आ गई बात? अब सुनिए, आज के डेट में आप लोग चाउमीन खाते हैं, मोमो खाते हैं, ठीक है? चाउमीन खाते हैं, मोमो खाते हैं। ये सब आप किस डिश के नाम से जानते हैं बेटा? ये सारे आप किस डिश के नाम से जानते हैं? आप बोलते हैं इसे चाइनीज़। क्या बोलते हैं बेटा? चाइनीज़। आप खाते हैं पास्ता, आप खाते हैं क्या बोलूँ, मैक्रोनी, मैक्रोनी, ठीक है? और ये सारे डिशेज़ आप किसके नाम से जानते हैं? आप बोलते हो इटालियन। आप क्या बोलते हो? इटालियन। लेकिन ये इटालियन नहीं है बेटा, ये इसकी शुरुआत अरब से हुई थी। अरब वाले इसे लेकर के कहाँ पर पहुँचे? इटली पहुँचे, और इटली वालों ने इसको थोड़ा-सा और चेंज किया और ये बनाया पास्ता। समझ में आ गई बात? ठीक है, आखिरी पास्ता। अब चाउमीन की अगर आप बात करते हैं, चाउमीन चाइनीज़ की डिश थी बेटा। अब ये जब पहुँचेगी आपके यूरोप में, तो इसका नाम चेंज होकर के स्पैघेटी हो जाएगा। स्पैघेटी हो जाता है। स्पैघेटी कैसे होती है? चाउमीन की तरह ही होती है, पर चपटी होती है थोड़ा-सा, इस तरह से होता है। चाउमीन कैसी होती है बेटा? राउंड-राउंड होती है, कुछ इस तरह से होती है, राउंड-राउंड होती है। लेकिन स्पैघेटी कैसे होती है बेटा? चपटी हो जाती है, ठीक है? तो चाउमीन जो डिश थी, या फिर आप नूडल्स की अगर आप बात करते हो, ये नूडल्स होते हैं बेटा। नूडल्स की अगर आप बात करते हो, तो नूडल्स डिश कहाँ की थी बेटा? चाइना की थी। जब वो आपकी यूरोप पहुँचती है, तो उसी तरह का एक नया डिश बना कर के सामने ला देते हैं, जिसको आप स्पैघेटी बोलते हो। ठीक है? लेकिन है, उसका ओरिजिन अगर आप देखोगे तो वो चाइनीज़ हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि फूड भी एक तरह का, अगर आप देखोगे तो फूड भी एक तरह का कैसा एक्सचेंज हो जाता है बेटा? कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है, कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है। और कल्चरल एक्सचेंज होते ही ये क्या करता है? सारे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो वो भी एक तरीका हो जाता है ग्लोबलाइज़ेशन का। समझे बात को कि नहीं समझे? सिर्फ ट्रेड ही तरीका नहीं होता है बेटा, फूड भी एक तरीका होता है पूरे वर्ल्ड को इंटरलिंक करने का, ठीक है? तो चाहे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की बात की आपने, आपने बात किया था वहाँ पर मनी के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए जाते थे, नॉलेज के लिए वहाँ पर जाते थे। उसके साथ-साथ ये फूड जो होता है, ये भी एक-दूसरे को जोड़ने का काम करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अब इसमें। अब समझने की कोशिश करेंगे। इसको पहले मैं हटा दूँ और आपको समझा दूँ पहले, जो आपका ये जो सेक्शन है, पहले इसको समझते हैं। अब हुआ क्या बेटा? जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका नाम आपने सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कहाँ से निकले थे बेटा? ये निकले थे स्पेन से। और उसी समय वास्को डिगामा उसी टाइम पीरियड के दौरान ये निकले थे आपके पुर्तगाल से। इसका भी एक कहानी है जो मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता था। लेकिन चलिए अब यहाँ पर सुन लेते हैं। बस शॉर्ट में सुनेंगे, ऑफलाइन बैचेस में उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे बच्चे, तो उसको समझाता था मैपिंग वाले सेक्शन में। तो देखो, स्पेन की अगर आप बात करते हो, क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर आप बात करते हो, तो उसमें क्या होता था? ये निकले ये निकले वेस्ट की तरफ। ये किधर निकले बेटा? वेस्ट की तरफ निकले। किसको खोजने निकले थे? इंडिया की तरफ सी रूट को खोजने निकले थे, क्योंकि बीच में ऑटोमन एम्पायर आ गया था और उसने लैंड रूट को बंद कर दिया था। वास्को डी गामा किधर निकले बेटा? ईस्ट की तरफ निकले थे। पुर्तगाल से निकले और ईस्ट की तरफ निकले। वास्को डी गामा पहुंच गया इंडिया, और क्रिस्टोफर कोलंबस खोजने निकले थे इंडिया, और एक्सीडेंटली इन्होंने एक नए कॉन्टिनेंट की खोज कर दी, जिसका नाम था आपका अमेरिका। इसका नाम क्या था बेटा? अमेरिका। ठीक है। अब अमेरिका जो है, अगर आप देखोगे तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका, इसकी अगर आप बात करते हो, तो बीच में अटलांटिक ओशन है। बीच में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। मतलब नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका जो था, वो पूरे के पूरे अन्य रीजन से एकदम अलग-थलग पड़ा हुआ था। अलग-थलग का मतलब अगर बोलते हो तो आइसोलेशन में पड़ा हुआ था। आइसोलेशन में पड़ा हुआ था और बड़े शांति से वहाँ पर जीवन अपना चल रहा था, जब तक ये यूरोपियंस वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। अब ये वहां पर पहुंचा तो आतंक मचाना वो शुरू करेंगे। वो अलग थलग पड़े हुए थे, तो शांति से अपना जीवन ये सब बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही यूरोपियंस वहां पर पहुंचेंगे, तो यूरोपियंस लालची थे उस समय, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की बात कर रहे थे, अपने यहाँ को और ज्यादा वेल्दियर बनाने की बात कर रहे थे। तो अब ये एक्सपेडिशन शुरू करेंगे अमेरिका में, और ये एक्सपेडिशन के चक्कर में अमेरिका से बहुत सारे फूड के बारे में इनको पता चलता है। बहुत सारे फूड के बारे में इनको पता चलता है, और वो फूड कौन कौन से थे? तो उस फूड का नाम आप लोग याद करेंगे, जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट,
उसके बाद मेज़, मकई जो कहा जाता है मक्का, मेज़, फिर टोमेटोज़, टोमेटोज़, ठीक है? उसके बाद चिलीज़, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जिसको गंजी हम लोग बोलते हैं अपने तरफ, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता चला और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा बेटा? पोटैटो। क्या सबसे इम्पोर्टेंट रहा बेटा? पोटैटो। और पोटैटो आज की भी डेट में देखोगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जगह पोटैटो को डाल दो, आलू को हर जगह डाल दो। पनीर के साथ आलू डाल देते हैं, ठीक है? शादी-ब्याह में पनीर अगर कम होता तो उसमें आलू डाल देते हैं। साग के साथ पड़ जाता है आलू, ठीक है? मतलब आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कहीं पर भी डाल दो सबके साथ चल जाता है, ठीक है? यहाँ तक कि चिकन में भी डाल देते हैं बेटा आलू। चिकन में भी आलू डाल देते हैं। एग करी बनती है ना, तो एग करी में भी आलू डाल देते हैं। अब इंसान कन्फ्यूज़ रहा है कि अंडा खा रहे हैं कि आलू खा रहे हैं, ठीक है? बिरयानी में आलू डाल देते हैं। हर जगह कहीं पर भी देखो आलू डाल दिया जाए। तो आलू की डिमांड जैसे आज के डेट में देख रहे हो ना, जब आलू नया-नया यूरोप में पहुँचा था तो लोग पागल हो गए थे आलू को देख कर के। अब सिर्फ़ आलू ही आलू खा रहे हैं। क्यों? आलू सस्ता हुआ करता था और इसका प्रोडक्शन भी आसान था। सस्ता था, प्रोडक्शन भी आसान था इसका, तो लोग वहाँ के जो गरीब लोग थे, उनका जो मेन फूड हो गया, वो हो गया पोटैटो। मेन फूड क्या हो गया बेटा? पोटैटो हो गया। अब सुनो, ये जो मेन फूड आपका पोटैटो देख रहे हो, अब इससे क्या हुआ, जो वहाँ के गरीब लोग थे यूरोप के, वहाँ के गरीब लोग थे, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए आलू पर। पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पर हो गए? आलू पर हो गए। अब जब ये आलू पर डिपेंडेंट हो गए, तो एक समय ऐसा आया कि 1840 की बात है बेटा, 1840 की बात है। 1840 की बात है। आलू में बेटा बीमारी लग गई। आयरलैंड में जो आयरिश लोग हुआ करते थे, वहाँ के आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोला जाता है, ठीक है? आयरलैंड कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन का बेटा, ठीक है? तो आयरिश जो लोग हुआ करते थे, वो आलू पर ही पूरी तरीके से वहाँ के गरीब लोग आलू पर डिपेंडेंट थे। आलू में लग गई बीमारी और पूरा का पूरा आलू क्या हो गया? खराब हो गया इनका। अब आलू खराब हुआ, तो करीबन एक मान के चलो मैक्सिमम पीपल का डेथ हो गया। बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया स्टार्वेशन से। स्टार्वेशन जानते हो? भूख से। स्टार्वेशन से क्या हो गया उनका? डेथ हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर यूरोप में आलू की डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गई थी। समझ गए बात को कि नहीं समझे? तो ये सारी चीज़ें जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टोमेटोज़, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई बेटा? अमेरिका से आई और अमेरिका से आई कहाँ पर पहुँची? यूरोप में पहुँची। ठीक है? अच्छा। और वही जब आपके पुर्तगाली इंडिया में आएँगे तो क्या लेकर के आएँगे हमारे पास? यही सारी चीज़ें, जो ये कहाँ से मिला था बेटा? यूरोप से इनको मिला था, या सॉरी अमेरिका से इनको मिला था। वो सारी चीज़ें लेकर के कहाँ पर आएँगे? इंडिया से आएँगे, इंडिया में आएँगे और हमारे पास भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यूरोप को अगर मैं सेंटर मान लूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन या फिर चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से? अमेरिका से। और जब इंडिया इनकी कॉलोनी हुई, जब वास्को डी गामा और जब पुर्तगाली भारत में आए थे, तो वो अपने साथ इंडिया में या फिर एशिया वाले रीजन में क्या लेकर के आए? वही सारी चीज़ें, जिसके बारे में जानकारी इनको कहाँ से मिल रही है? अमेरिका से मिल रही है। तो इन्होंने सीधे अमेरिका को कनेक्ट किया किसके साथ? एशिया के साथ। समझे बात को कि नहीं? से पहले खुद कनेक्ट हुए और फिर कनेक्ट किया इसको एशिया के साथ, ठीक है? ये लालची थे। ये क्या थे बेटा? लालची थे। समझ में आ गई बात? इतना समझ में आया? फिर उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम्पल मिलेगा नूडल्स का उसमें, बुक में किसका एग्ज़ाम्पल मिलेगा बेटा? नूडल्स का, जो कहाँ से डेवलप हुआ? चाइना से। अभी मैंने आपको बताया, जब ये पहुँचा आपके कहाँ पर पहुँचा? आपके यूरोप पहुँचा, वहाँ पर वेस्ट में पहुँचा, यूरोप में पहुँचा, तो इसका नाम चेंज करके क्या हो गया बेटा? स्पैघेटी हो गया। थोड़ा-सा इसमें चेंजेस आए, लेकिन तरीका वही था इसको बनाने का, तो क्या हो गया बेटा? स्पैघेटी कहलाया। ठीक, क्लियर हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब पढ़ लेते हैं इसे, इस वाले टॉपिक को, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। देखो, फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। समझ में आ गया? फूड जो होता है, वो भी एक कल्चरल एक्सचेंज का साधन हो जाता है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो नए-नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर भी वो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों ने हमें वो सारे क्रॉप्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जिसके बारे में जानकारी उनको अमेरिका से मिली थी। इवन रेडी फूडस्टफ्स इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। रेडी फूडस्टफ का मतलब होता है जो बने बनाए खाने होते हैं, वो भी अलग-अलग वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। आपको भी बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे अगर आप जाओगे तो पैक्ड फूड्स जो आप देखते हो वहाँ पर, बस उसको फाड़ो, उबालो और खा लो। इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो रेडी फूड स्टफ होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में हमें जानकारी देते हैं। टेक स्पैघेटी एंड नूडल। इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैघेटी। मतलब ये चाइना से चला था और जब ये वेस्ट में पहुँचा,
तो इसका नाम क्या हो गया? स्पैगेटी। दोनों में अंतर मैंने बताया था, ये थोड़ा-सा आपका राउंड-राउंड होता है और ये स्पैगेटी कैसा होता है बेटा? चपटा हो जाता है, लेकिन तरीका दोनों का सेम होता है। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टूक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली, मतलब 5th सेंचुरी में जो अरब ट्रेवलर्स थे, उन्होंने पास्ता को लिया, आखिरी पास्ता, जो कहाँ पर पहुंचा बेटा? सिसिली, जो आज के डेट में आइलैंड है, कहाँ का? इटली का। ठीक है, जब मेडिटेरियन सी में जाएंगे तो इटली को अगर आप देखोगे तो ये है आपका इटली, इस तरह से हड्डी के शेप में इटली देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर आप देखोगे तो एक आइलैंड मिलता है, इसको बोला जाता है सिसिली। क्या बोला जाता है बेटा? सिसिली। तो अरब वाले रीजन के लोग मेडिटेरियन सी पार करके जब पहुंचे कहाँ पर? सिसिली में, तो यहाँ पर लोगों को बताया किसके बारे में? पास्ता के बारे में बनाया। और पास्ता अब कैसा डिश हो गया? इटालियन डिश हो गया। लेकिन अगर ओरिजिन की बात करोगे तो ओरिजिन उसका कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? अरेबियन नेशन मिलता है। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। ठीक है, इंडिया और जापान के भी फूड आपको सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। सो द ट्रुथ अबाउट दियर ओरिजिन मे नेवर बी नोन, लेकिन अब वो जापान का है कि इंडिया का है, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। Yet such guesswork suggests the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world। ठीक है, तो ये फूड की वजह से भी जो होता है वो कल्चरल कांटेक्ट हो जाता है वर्ल्ड के बीच में। ठीक है, अब देखिए, मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और अपने आंसर राइटिंग में भी आप लिख सकते हो इसको। आंसर राइटिंग के भी क्लासेस में आपके लूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं। तो अभी आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद फिर मैं आप लोगों को शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और एमसीक्यूज भी करवाते जाऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू द आवर एंसेस्टर। तो इतने भी आपके जो यहाँ पर जो आपके सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं, ये हमारे पूर्वजों को पता नहीं थे। लेकिन सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर अंटिल बट अबाउट 5th सेंचुरी एगो, 5 सेंचुरीज एगो, 5 सेंचुरी का मतलब होता है 500 साल पहले। एक सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। एक सेंचुरी का मतलब क्या होता है बेटा? 100 ईयर होता है। तो 500 साल पहले लगभग जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनको इनके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो ये जानकारी मिल गई, क्योंकि इन्हीं 500 सालों में इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन फैला था। अब ये फूड हमको तब तक नहीं जानकारी में आते। दीज फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिकाज। अब अमेरिका यहाँ पर जो लिखा गया है बेटा, ये आपके 3 जगहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका की भी बात करते हैं, प्लस कैरेबियन आइलैंड्स की भी बात कर रहा है और साउथ अमेरिका की भी बात कर रहा है। समझे बात को कि नहीं समझे? मतलब ये पूरे उस रीजन की बात कर रहा है जो कि पूरा आइसोलेशन में था अभी तक। बाकी कॉन्टेक्ट देखो, एंशियंट हिस्ट्री से अगर आप देखोगे तो हमारा कॉन्टेक्ट यूरोप के साथ था और अफ्रीका के साथ था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में हमारे पास कोई जानकारी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पर पहुंच गया और अचानक उसने एक्सीडेंटली खोज कर दिया, इंडिया के रूट को खोजते खोजते वो अमेरिका की खोज कर देता है, वहां से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक, अब देखो वही चीज यहाँ पर लिखा है, हियर वी विल यूज अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स में। कैरेबियन आइलैंड्स में आप देखोगे तो जमैका हो जाता है, बहामास हो जाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक हो जाता है, क्यूबा हो जाता है, तो हैती हो जाता है। ये सारे आपके कैरेबियन आइलैंड्स हैं बेटा। ठीक है, अपने वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपका नॉर्थ अमेरिका अगर आपको मिलेगा ऐसे, ये आपका अगर नॉर्थ अमेरिका है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका हो जाता है, पनामा स्ट्रेट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो ये आपके कैरेबियन आइलैंड छोटे छोटे ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज में डिवाइडेड होते हैं, और यहाँ पर आपका कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इनकी बात हो रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, सेंट्रल अमेरिका की बात की गई और ये कैरेबियन आइलैंड्स की बात की गई है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। ठीक है, अमेरिकन इंडियंस का मतलब होता है बेटा जो जो इंडिया के ही रेस के हो जाएं, या फिर बहुत सारे लोग जो इंडिया से अमेरिका में गए थे, तो उनको सब मिक्स हो जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर आपका गुजरता है। और ठीक इंडिया को अगर आप देखोगे तो इंडिया यहाँ लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरेगा और इंडिया यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगा। तो ये पूरा रीजन देखो, जो कैरिबियन आइलैंड का ठीक इसी तरह का रेस आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बेटा? इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक, तो इनको अमेरिकन इंडियंस बोला जाता है। हम तो इंडियंस थे, तो हमारे जैसे दिखने वाले यहाँ पर क्या हो गया? अमेरिकन इंडियंस हो गया। ठीक है, ठीक है, अमेरिकन इंडियन, क्योंकि इंडियंस का मतलब होता है बेटा ब्राउन रेस वाले, और ये जो यूरोप थे वो सब गोरे गोरे वाले थे, तो ये सब हमको ब्राउन या फिर डार्क टेक्सचर वाले बोलते थे। तो अमेरिका में यहाँ पर भी अगर आप बात करोगे तो अगर आप हुसैन बोल्ट को देखो,
जमैका का रहने वाला है या फिर बाकी के उनको देखोगे तो हमारे साउथ वाले लोगों के साथ ज़्यादा मिलते-जुलते वो देखने को मिलते हैं, इसलिए उनको अमेरिकन इंडियंस बोला जाता है। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ध्यान समझिएगा। अब जब नया क्रॉप इंट्रोड्यूस होगा तो वो लाइफ और डेथ का सवाल उत्पन्न कर देता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है। देखो कैसे? यूरोप पुअर बिगन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। ठीक है, जो यूरोप के गरीब लोग थे, जो मैंने आपको बताया गरीब लोग थे, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए पोटैटो। ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये जो महिला है, वो पोटैटो का प्रोडक्शन कर रही है। यहाँ पर देखो बास्केट में पोटैटो रखा हुआ है, उनका बच्चा यहाँ पर है। ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा? पोटैटो का। अब देखो इसी तरीके से आयरलैंड में आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो, इतना ज़्यादा वहाँ पे पोटैटो पे डिपेंडेंट हो गए कि जब वहाँ पर बीमारी लगी, व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप्स इन द मिड 1840, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टारवेशन। मतलब हजारों की संख्या में वहां पर लोग, कई हजारों की संख्या में वहां पर लोग क्या हो गए थे? लाखों का मान लो। वहां पर लोग क्या थे बेटा? स्टारवेशन से वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, गरीबी से इतना ज्यादा वो डिपेंडेंट हो गए थे आलू पर। ठीक है? आयरिश पोटैटो फेमाइन इसको बोला जाता है बेटा। ये देखो, द आयरिश पोटैटो फेमाइन इलस्ट्रेटेड इन लंदन न्यूज 1849। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज। यहाँ पर देखो बेटा, डिगिंग फॉर पोटैटोज इन द फील्ड दैट हैज ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड, मतलब खोज रहे हैं जो कि पहले से निकाला जा चुका है। होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर, कुछ बचा कुछ अगर मिल जाए। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन 1845 टू 1849, अराउंड इतने लोग, यूनिट टेंस, 100,000, 10,000, 10 लाख लोग जो थे, पीपुल डाइड ऑफ स्टारवेशन इन द आइलैंड एंड डबल द नंबर माइग्रेटेड इन द सर्च ऑफ वर्क। मतलब अब सोचो, 10 लाख लोग तो भूखमरी से मर गए थे, प्लस बहुत सारे लोग वहां से शिफ्ट हो गए थे इन सर्च ऑफ वर्क, वो अलग लोकेशन पर चले गए थे। समझ के बात को कि नहीं समझे? इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि खाना किस तरह से किसी भी जगह को प्रभावित करता है। डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, लोगों के लिए लाइफ का भी सवाल हो जाता है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी उसकी हो जाती है कि वो डेथ का कारण भी लोगों के लिए बन जाता है। समझ गया बात को कि नहीं समझे? इसीलिए हमारे पास देखते होगे ना, हमारे पास बहुत सारे फसलों के देखते होगे वैरायटीज होती हैं, सीजनल जिसको आप कहते हो। हर सीजन में उसको उगाया जाता है, अलग अलग हम सब्जियां उगाते हैं बेटा, कि किसी एक पर हमारी डिपेंडेंसी ना हो। अब मान लो किसी पर एक पर डिपेंडेंसी हुई और वो पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है, भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, जो कि आयरिश पोटैटो फेमाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब सुनिए। अब नेक्स्ट जो है आपका पार्ट 1 का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है? कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब ये क्या हुआ? अब कॉन्क्वेस्ट क्यों होगा? कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है आक्रमण या फिर किसी चीज की खोज में निकलना। दूसरा बीमारी, और तीसरा क्या है बेटा? व्यापार। ठीक है? अब होगा क्या? ध्यान समझिएगा। यूरोप में उस समय दो किंगडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या पावरफुल थे, वो था आपका स्पेन। ये कब की मैं बात बता रहा हूँ बेटा? 16th सेंचुरी, स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल 16th सेंचुरी की अगर आप बात करते हो, उस समय हमारे वर्ल्ड में दो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या पावरफुल आपके एम्पायर थे, स्पेन और पुर्तगाल। अब जैसे ही यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट खोज लिया, यूरोपियन सेलर्स जैसे पुर्तगाल और स्पेन ने सी रूट को खोज लिया। अब सी रूट को खोजा कहाँ कहाँ तक के लिए बेटा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स की खोज हो चुकी थी, प्लस वास्को डी गामा ने कहाँ तक का रूट खोज दिया? इंडिया का रूट खोज दिया। अब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सारी चीजें मिल रही थी, प्लस एशिया से उनका ट्रेड चलता था। अब हुआ क्या? ये जो पूरा वर्ल्ड था वो उनके सामने श्रैंक हो गया। श्रैंक का मतलब होता है बेटा सिकुड़ गया, छोटा हो गया। पहले इनको पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन जब इनको सी रूट के बारे में पता चल गया, अब ये कहीं पर भी पहुंच जाते थे। अब पहुंचेंगे और करेंगे क्या? हुआ क्या, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये यहाँ पर बहुत सारे आपके प्रीशियस मेटल के रिसोर्स हुआ करते थे साउथ अमेरिका में बेटा। साउथ अमेरिका में क्या था? प्रीशियस मेटल के रिसोर्स हुआ करते थे। जैसे अगर मैं बात करता हूं पेरू की, मैं किसकी बात करता हूं बेटा? एक देश है पेरू और एक देश है आपका मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा देश है बेटा? मैक्सिको। पेरू और मैक्सिको में आपके सिल्वर मिलते थे, चांदी मिलता था। क्या मिलता था बेटा? सिल्वर मिलता था, चांदी मिलता था। और चांदी ये यूज करते थे एज ए करेंसी एशिया में व्यापार करने के लिए। इन्होंने क्या किया? अब कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, आक्रमण करना शुरू किया और अपने रीजन्स जीतने शुरू किए। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले रीजन में। क्या पाने के लिए? सिल्वर पाने के लिए। और एक कहानी वहां पर प्रचलित थी बेटा, एल डोराडो की। एल डोराडो की। एल डोराडो का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में रॉकी भाई आ गए होंगे। रॉकी भाई, हाँ बिल्कुल, जिसको आप गोल्ड सिटी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा?
सिटी ऑफ गोल्ड बोला जाता है। कहानी मानी जाती थी कि साउथ अमेरिका में एक ऐसी जगह है जो पूरी तरीके से सोने की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बेटा? गोल्ड की बनी हुई है, जिसका नाम इन्होंने कहा एल्डोराडो। क्या नाम किया बेटा? एल्डोराडो। अब उस एल्डोराडो के लिए कॉन्क्वेस्ट होना शुरू हुए। स्पेन से, पुर्तगाल से लोग अलग अलग जगहों पर जाना शुरू किए। अब सुनो, स्पेन वाले जो थे, जो स्पेनिश आपके स्पेन वाले जो थे, स्पेनिश जो आपके कह सकते हैं जो कॉन्क्वेस्ट करने के लिए आए थे, उन्होंने वॉरफेयर से इसे नहीं जीता, उसे जीता इन्होंने डिजीज से। किसे जीता बेटा? डिजीज से। अब यूरोप में क्या हुआ था बेटा? जब यूरोप बहुत ज्यादा पॉपुलस हो चुका था, बहुत ज्यादा वहां पर लोग रहने लगे थे, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, प्लस बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, फेमाइन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था वहां पर। तो उस बीमारी में एक बीमारी हुआ करती थी चिकन पॉक्स। कौन सी बीमारी हुआ करती थी बेटा? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। पहले स्मॉल पॉक्स फैला था, स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स था। अब स्मॉल पॉक्स जो था बेटा, उसकी इन्होंने दवाइयां खोज ली थी, ठीक। वहां से जो बीमार व्यक्ति थे उनको उठाया और ले आकर के साउथ अमेरिका में इन्होंने छोड़ दिया, ठीक। तो जो इनको लेकर के आ रहे थे, जो कॉन्क्वेस्टर थे, जो लेकर के आए थे, उनके पास तो इम्यूनिटी थी, वो इम्यून थे। पर जो नॉर्थ साउथ अमेरिका के लोग हुआ करते थे, नॉर्थ अमेरिका के लोग हुआ करते थे, उनके पास इसकी इम्यूनिटी मौजूद नहीं थी। उनकी डब्ल्यूबीसी को इसके बारे में पता नहीं था। अब ये स्मॉल पॉक्स जो था वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में फैल गया और कई लोगों की संख्याओं में, लाखों में, करोड़ों में उन लोगों की डेथ होना शुरू हो गई। तो ये जो यूरोपियंस थे वो डिजीज का सहारा लिए थे जीतने के लिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। और कौन सी डिजीज का सहारा लिया था इन्होंने? स्मॉल पॉक्स का लिया था। समझे बात को? तो अब जल्दी से इसको ओवरऑल मैं इसको समराइज करता हूं। यूरोपियन नेशन ने, जो आपके यूरोपियन नेशन में स्पेन और पुर्तगाल हुआ करते 16वीं सेंचुरी में, यही सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। धीरे धीरे ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएंगे जब आप आगे बढ़ोगे। स्पेन और पुर्तगाल जो थे वो इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल थे और इन्होंने सी रूट को खोज लिया था। यूरोप का व्यापार चलता था या फिर जो भी इनको चीजें चाहिए होती थी वो चाहिए होती थी एशिया वाले रीजन से, इंडिया और चाइना से चाहिए होती थी। अब इंडिया और चाइना को इनको पैसा देना पड़ता था, जो कि आपने देखा था सिल्वर और गोल्ड के रूप में देना पड़ता था। अब ये पैसा आएगा कहाँ से इनके पास? अब इस पैसे का इन्होंने सोर्स निकाला अमेरिका में। कहाँ निकाला? अमेरिका में। साउथ अमेरिका में दो जगह थी और साउथ अमेरिका में थी और नॉर्थ अमेरिका में थी। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको हो जाता है और साउथ अमेरिका में पेरू हो जाता है। इन दोनों रीजन से इन्होंने सिल्वर निकालना शुरू किया। उस सिल्वर को वो देते थे एशिया में, इंडिया को और चाइना को, और वहां से सामान को खरीद करके ले जाते थे। मतलब जो वेल्थ का फ्लो हो रहा था वो इंडिया की तरफ हो रहा था। और वेल्थ ये पा कहाँ से रहे थे? ये अमेरिकन नेशन से पा रहे थे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से पा रहे थे, ठीक। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जीतने के लिए, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया बेटा? डिजीज का सहारा लिया। किस डिजीज का सहारा लिया इन्होंने? स्मॉल पॉक्स का सहारा लिया। स्मॉल पॉक्स यूरोप में फैल चुका था, उसकी दवाइयां इनके पास मौजूद थी। ये वहां से जो बीमार व्यक्ति थे उनको लेकर के आए कहां पर? अमेरिकन नेशन में, और इनको ला करके छोड़ दिया। अमेरिकन नेशन इसके लिए इम्यून नहीं थे और वहां पर बीमारी पूरी तरीके से फैल गई। उस बीमारी के सहारे बहुत सारे लोग मर गए। जो रेबल करते थे वो भी बीमार हो गए, मर गए वहां पर। और पूरी तरीके से उस पर ऑक्यूपाई कर लिया स्पेन और पुर्तगाल ने। समझ के बात को कि नहीं समझे? अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? अब यूरोप की अगर आप बात करते हो, यूरोप में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब जब अमेरिका की पता चल चुका है, साउथ अमेरिका के बारे में पता चल चुका है, और यूरोप में किसी तरीके से उन गरीब लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, जो सिटीज थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलस हो चुके थे, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ बढ़ चुकी थी। अब वहां से लोग फ्लड करेंगे और आएंगे कहां पर? आएंगे कहां पर? अमेरिका में। कहां पर आएंगे बेटा? अमेरिका में। वहां के जो आप प्रोसिक्यूशन, जो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, वहां पर जो इल ट्रीटमेंट हो रहा था, वहां से बचने के लिए लोग आएंगे और कहां पर रहना शुरू करेंगे? अमेरिका में आएंगे। तो देखो, कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, ये लिंक हो रहा है। अभी तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एकदम आइसोलेशन में पड़े हुए थे। यूरोप ने क्या किया? वहां पर कॉन्क्वेस्ट किए, डिजीज फैलाए, वहां से लोग उठ करके अमेरिका में आए अपने आप को बचाने के लिए। तो ये लिंकेज वहां पर शुरू हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। प्लस अब अफ्रीका के साथ कैसे लिंक हो रहा था? अब यूरोप में बहुत सारे प्लांटेशन एक्टिविटीज चलती थी। प्लांटेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, ठीक है। एक स्टेट, एक टर्म याद करेंगे आप, स्टेट। कौन सा टर्म याद करेंगे बेटा? स्टेट। स्टेट बनाए जाते थे, स्टेट, ठीक है। STAT नहीं, स्टेट, ई से शुरू होता है। स्टेट फॉर कल्टीवेशन, स्टेट होता है बड़े से फार्मलैंड हुआ करते थे, एरिया हुआ करता था
वहां पर कैश क्रॉप को उगाया जाता था। अब कैश क्रॉप कैसे होते थे बेटा? टी होता था, कॉफी होता था, कॉटन होता था, टोबैको टोबैको होता था, शुगर केन, ये सारे कैश क्रॉप में आते हैं। तो उन चीज के प्रोडक्शन के लिए उस स्टेट में गुलाम चाहिए थे। अब अफ्रीका से यूरोपियंस ने क्या किया? गुलाम उठाना शुरू किया और ला करके उसे अपने यहाँ पर गुलाम की तरह काम करवाते थे उन स्टेट्स में। समझ में आ गई बात? तो अफ्रीका से भी लोग कहाँ पर पहुंच रहे थे? यूरोप पहुंच रहे थे। अफ्रीका से लोग कहाँ पर पहुंच रहे थे? अमेरिका में पहुंच रहे थे। मतलब यूरोप से लोग, यूरोप कनेक्ट हुआ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से, प्लस अफ्रीका भी कनेक्ट हुआ किससे? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से। वहां से गुलाम को लेकर के जाते रहते थे। ठीक है, तो जो अमेरिकन में जो आप रेस देखते हो ना, जो ब्लैक रेस देखते हो, वो कहाँ के बेटा? अफ्रीकन रेसेस आते हैं। ये उसी समय वहां पर पहुंचाए गए थे। उनके गुलाम, जो उनके जो एंसेस्टर्स थे, वो आपके स्लेव हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। ठीक है बात? अच्छा, अब आपने नॉर्थ अमेरिका देख लिया, साउथ अमेरिका देख लिया, यूरोप देख लिया, अफ्रीका देख लिया। अब इन एशिया, एशिया में क्या चल रहा था? एशिया में इंडिया और चाइना जो थे, उस समय बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, हम वेल्थ को ले रहे थे इस समय। और ये नीड किसकी हुआ करती थी? आपकी यूरोपियन नेशंस की हुआ करती थी। यूरोपियन नेशंस हमसे सामान खरीदते थे और हमको पैसा दिया करते थे। तो इंडिया और चाइना जो थे, उस समय सबसे वेल्दीएस्ट नेशन हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड के। और वर्ल्ड के टोटल जीडीपी में सबसे ज्यादा जो आपका योगदान था, सबसे ज्यादा जो आपका पार्ट था, वो था इंडिया और चाइना का। इस समय की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड के जीडीपी में या वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा जो पार्ट हुआ करता था, वो इंडिया और चाइना का हुआ करता था। और सारा पैसा फ्लो कहां पर हो रहा है? इंडिया और चाइना की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब सुनो। अब जैसे जैसे आया, अब ये सारी चीजें हुई। अब यूरोप में इंडिया, इंडिया ब्रिटेन आएगी बेटा। इंडिया में ब्रिटेन कॉलोनी बन गई, जो आपने चैप्टर 2 में अभी देखा। नेशनलिज्म इन इंडिया में इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बन गई। प्लस चाइना का जो वर्ल्ड का ट्रेड होता था, उसको भी ब्रिटेन ने क्या किया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि चाइना भी ब्रिटेन की कॉलोनी हो गई थी। चाइना का ट्रेड डिस्ट्रिक्ट हो गया, इंडिया का ट्रेड डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब जिस वजह से इंडिया और चाइना की इकोनॉमी कम होती चली गई, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी कम होती चली गई, तो यूरोप क्या बन गया? वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया। जो कि पहले इंडिया और चाइना वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर हुआ करते थे, विश्व व्यापार का केंद्र हुआ करते थे, अब कौन हो चुका है? उस समय यूरोप हो चुका है, वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर हो चुका है। ठीक है, जो विश्व व्यापार होता था उसका केंद्र बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि जो पहले था उसको तो इसने डोमिनेट कर दिया। डोमिनेट करने के बाद अपने आप को ऊपर उठा लिया। समझ गए? आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन द प्री मॉडर्न world shrank greatly in the 16th century after the European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. ये बता दिया आप लोगों को, दोनों हो गया। 4 centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, etc. Crisis crossing its water. The Indian subcontinent was the central to these flow and a crucial point in their network. The entry of European helped expand or redirect some of these flow through towards Europe. अब इंडिया का जो ट्रेड होता था, वो आपके ईस्ट अफ्रीका के साथ होता था, अरे अरब के साथ होता था, साउथ ईस्ट के साथ हुआ करता था। तो इस रीजन में, इंडियन ओशन में, इंडिया का ट्रेड हुआ करता था। अब यूरोप जब यहाँ पर पहुंचा, तो उसने इन सारे ट्रेड को रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पर? अपने तरफ। ठीक। बिफोर इट्स डिस्कवरी, America has been cut off from the regular contact with the rest of the world for millions of the year। मतलब कई लाखों साल तक ये जो अमेरिका था वो कटा हुआ था, क्योंकि कोई कांटेक्ट ही नहीं था बेटा। एक तरफ पैसिफिक ओशन पड़ जाता था, एक तरफ अटलांटिक ओशन पड़ जाता था, तो ना ही एशिया से कांटेक्ट हो पाता था, ना ही इधर यूरोप और अफ्रीका के साथ कांटेक्ट हो पाता था। तो अमेरिका कई मिलियन ईयर्स तक ये क्या रहा? आइसोलेशन में पड़ा रहा। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गए, तो वहां पर आतंक मच मच गया। But from the 16th century, its vast land and abundant crops and mineral began to transform trade and lives everywhere। ठीक, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे वहां पर, और वहां के क्रॉप्स के बारे में, वहां के जो मिनरल्स, अभी आपको बताया था मैंने, सिल्वर और गोल्ड के बारे में, एल्डोराडो वाली कहानी कहानी वहां प्रचलित हो गई थी। तो ये सारी चीजें अलग अलग रीजन को भी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिए थे। प्रीशियस मेटल, पर्टिकुलरली सिल्वर, फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट पेरू एंड मेक्सिको। ठीक है, पेरू और मेक्सिको से इनको क्या मिलता था बेटा? सिल्वर। ऑल्सो इनहेंस्ड यूरोप्स वेल्थ, मतलब वहां से उठा करके कहां पे ले आते थे? यूरोप लेकर के आ जाते थे। एंड फाइनेंस्ड इज ट्रेड विद एशिया। एशिया में किसके साथ ट्रेड को फाइनेंस किया करते थे ये? इंडिया और चाइना के साथ। मतलब अमेरिका से पैसा लेकर के आए, अपने पास रखे, और उसी पैसे को कहां पर दिया? एशिया में दिया। और एशिया से अपने पास क्या लाया? सामान ले आया। लीजेंड्स स्प्रेड इन द 17th सेंचुरी। एक लीजेंड्स मतलब कहानी प्रचलित हो गई थी 17th सेंचुरी यूरोप में, कि साउथ अमेरिका फेबल्ड वेल्थ, वहां पर बहुत ज्यादा धन है। मेनी एक्सपीडिशन, और वो धन कहां पर है बेटा? एक शहर है जो कि एल्डोराडो है, फेबल्ड सिटी ऑफ
गोल्ड कहा जाता था। एक लीजेंड, एक कहानी फैल गई थी और इसके लिए बहुत सारे एक्सपीडिशन हुए आपके साउथ अमेरिका में। अब एक्सपीडिशन के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? रीजन को जीतना पड़ेगा। रीजन को जीतने के लिए क्या हुआ बेटा? Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all. मतलब वहां पर इन्होंने बंदूक और इन सारी चीजों का यूज नहीं किया जो कि अपने रीजन में या फिर और सारी लड़ाइयों में यूज करते थे। ये यहाँ पर इन्होंने किसका यूज लिया बेटा? इट वॉज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरीड ऑन दियर पर्सन्स। ठीक है, जो अपने पर्सन्स के साथ वो लेकर के आए थे। Because of their long isolation, America's original inhabitants have no immunity against these disease that came from Europe. ठीक है, बहुत लंबे समय तक आइसोलेशन की वजह से अमेरिका के जितने भी इनहैबिटेंट्स थे, रहने वाले लोग थे, उनके पास इसकी कोई इम्यूनिटी मौजूद नहीं थी। इसका फायदा किसने उठाया? ये स्पेनिश कॉन्क्वेस्टर ने उठाया। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। ठीक ठीक है, ओवर इंट्रोड्यूस्ड इट्स स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट ahead even of any Europeans reaching there. It killed and decimated whole communities, paving the way of for conquest. वहां की कम्युनिटीज थ्रू कम्युनिटीज ही इसने डिस्ट्रॉय कर दी स्मॉल पॉक्स ने, और ये जो कॉन्क्वेस्टर थे उनको आसानी से अब अंदर की तरफ पूरे कॉन्टिनेंट में घुसने का मौका मिल गया था। देखो, गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर। अब जो बंदूक होती थी वो छीन करके वो क्या करते थे? इन्वेडर्स के ऊपर ही, कॉन्क्वेस्टर के ऊपर, स्पेनिश के ऊपर ही दाग सकते थे, वो मार करके उनसे छीनते और इन्हीं के ऊपर चला देते। लेकिन अब बीमारी का क्या करेंगे? ठीक है, उनके पास इम्यूनिटी थी, दवाइयां थी, यूरोपियंस के पास, वो तो बच गए, लेकिन इनके पास कोई दवाइयां मौजूद नहीं थी। बट नॉट डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून। जो कॉन्करर्स थे, जो कॉन्क्वेस्टर्स थे, वो ज्यादातर इम्यून हुआ करते थे, लेकिन इनके पास कोई इम्यूनिटी उसके पास मौजूद नहीं थी, उसका कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखो, अब ये तो हो गया किस तरह से इन्होंने जीता अमेरिका को, और अमेरिका को जीत करके उसका पैसे का यूज ये क्या किस तरह से करते थे। अब यूरोप में क्या कहानी चल रही है? Until 19th century, poverty and hunger were common in Europe. ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी थी, भुखमरी थी वहां पर। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड। सिटीज जितने भी थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलस हो चुके थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या वहां पर हो चुकी थी, और ये जो भयंकर जानलेवा बीमारी थी वो भी बहुत फैली हुई रहती थी। और साथ ही साथ वहां पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ करते थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर, डिसेंटर्स का मतलब होता है वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड एस्टेब्लिश बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, डिसेंटर्स का मतलब होता है जो स्थापित कोई भी बिलीफ है या प्रैक्टिसेस है उसे क्या करता है? वो रिफ्यूज करता है, उसे डिसेंटर्स कहा जाता है। वर परसिक्यूटेड, तो जो उस धर्म को नहीं मानते थे उनको मार दिया जाता था, उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी, जेल में बंद कर दिया जाता था, सूली पर चढ़ा दिया जाता था, मतलब उनके साथ बहुत बुरे से बुरा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि रिलीजियस उस समय डोमिनेशन चलता था। जो क्लर्जी हुआ करते थे वो पूरी तरीके से डोमिनेट करके रहते थे। जो चर्च हुआ करता था उस समय सबसे पावरफुल हुआ करता था। चर्च की बात की अवहेलना मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो उनको मृत्युदंड ही मिल जाता था। ठीक है, तो उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता था। इस वजह से क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग क्या हुए? अब यूरोप से कहाँ आने लगे? अमेरिका आने लगे। हियर बाय 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्कर। अब देखो, ये तो हो गया, अब वहां से लोग भागे और कहां पर आ गए बेटा? अमेरिका आ गए। प्लस प्लांटेशन वर्कर्स के लिए अब अफ्रीका से क्या हो रहा है? हियर बाय 18th century, plantation worked by slave captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. ठीक है, अब प्लांटेशन वर्कर्स जो हुआ करते थे उनको अफ्रीका से उठाया जाता था एज ए गुलाम बना करके, और वो यूरोपियन मार्केट्स के लिए किस चीज का प्रोडक्शन करते थे बेटा? कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन करते थे। तो उन्होंने अपने अपने स्टेट बना करके रखे थे। जैसे चाय का स्टेट आपने सुना होगा, बागान हुआ करता था, प्लांटेशन क्रॉप भी होती है, चाय और कॉफी भी आती है, रबर भी प्लांटेशन क्रॉप में आता है। तो ये स्टेट बना करके रखे हुए थे, और इस स्टेट में प्रोडक्शन हुआ करता था। इस स्टेट में क्या हुआ करता था बेटा? प्रोडक्शन हुआ करता था, और इस प्रोडक्शन को करने के लिए अफ्रीका से गुलाम लेकर के आते थे। ठीक है, अब सुनो, अब इंडिया में क्या चल रहा है? अब इंडिया में क्या हो रहा है? अनटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी, ठीक है, चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। समझ के बात को? 18वीं, जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे बेटा, तब तक हम वर्ल्ड की क्या थे बेटा? रिचेस्ट कंट्री में गिने जाते थे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। ठीक है, मतलब एशियन ट्रेड में भी हमारा प्रभुत्व था, वर्ल्ड ट्रेड में भी हमारा प्रभुत्व था। हाउएवर फ्रॉम 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट एंड retreated
इनटू आइसोलेशन, मतलब 15th सेंचुरी से ही क्या हुआ था, वो आइसोलेशन में चला गया था और उनके कॉन्टेक्ट को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। China's reduced role and rising importance of Americas gradually moved the center of world trade westward. Europe now emerged as the center of world trade हो गया था। समझ गया बात को कि नहीं समझे? इंडिया को कॉलोनी बना दिया, चाइना के ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और यूरोप अपने आप को क्या बना लिया, वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बना लिया। ठीक है, एक्सप्लेन what we mean when we say that the world shrank in 1500s। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब सी रूट की खोज हो गई, अब पहुंचना क्या हो गया, आसान हो गया उनके पास। अब नॉर्थ अमेरिका भी पहुंच सकते हैं, एशिया भी पहुंच सकते हैं। इस वजह से अगर ये फैली हुई चीज रहती है तो वहां पर पहुंचना आसान रहता है, लेकिन जब सी रूट मिल गया तो अब ये जो आपके यूरोपियन नेशंस थे वो आराम से कहीं पर भी पहुंच सकते थे, कहीं से भी धन उठा करके, कहीं पर भी धंधे करके वहां से सामान ले आ सकते थे। तो वर्ल्ड बड़ा नहीं रह गया उनके लिए, वर्ल्ड सिकुड़ करके छोटा हो गया था क्योंकि सी रूट की खोज हो गई थी। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से स्लेव्स फॉर सेल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लेव्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आदमी लगे हैं जो इसे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ आपके सिचुएशन वहां पर बने हुए रहते थे। अब ये आपका पार्ट 2 शुरू होगा, द 19th सेंचुरी, मतलब ये मॉडर्न फेज का। एंशिएंट में क्या चला था आपने देख लिया, अब मॉडर्न फेज की हम यहाँ पर बात करेंगे, फिर वॉर की बात करेंगे, पोस्ट वॉर की बात करेंगे, और इस तरह से करके 4 सेक्शन में आपका कंप्लीट हो जाए। पहला सेक्शन आपका मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब चैप्टर नंबर 3 का दूसरा सेक्शन मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।